हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि ऑफलाइन भी इतने सारे स्टूडेंट हैं जो आज टेस्ट देने के लिए आए थे। ज़्यादातर स्टूडेंट है वो टेस्ट वगैरह को स्किप कर जाते हैं, लेकिन जो नियंत्रण दिखाया है, जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, जो आत्मविश्वास दिखाया है अपने आप पर, और मुझ पर भी निश्चित रूप से विश्वास दिखाए हैं, तभी जाके और इस तरह से जो स्टूडेंट हैं वो जो मौसम भी है थोड़ा सा ऐसा था, या सारी परिस्थितियां हैं जो प्रतिकूल सी हैं, सिलेबस भी थोड़ा सा डावाडोल ही था, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अधूरी रह गई थी, उसके बावजूद सभी आए, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयास कर रहे हैं, लगातार सुधार कर रहे हैं, पेपर भी और बेहतर प्रयास करेंगे आगे भी। कुछ जगह थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक वगैरह की समस्या आई थी, तो उसको भी देखते हैं। और जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो पेपर की खुद से प्रिंट निकलवाई है या जैसे पीडीएफ से हल किया है, तो उनको भी बहुत मतलब नॉर्मली हम ये बात जानते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो तैयारी एग्जाम टाइम पे करते हैं। अगर आपने पहले से तैयारी शुरू की है तो कहीं ना कहीं आप हैं जो सही ट्रैक पर आ गए हैं। आंसर की बात करते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए प्रयास करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जहाँ तक हमारे नॉलेज में आई हैं समस्याएं, उनको तो यहाँ पे इसमें वीडियो में जो आंसर की मैं अभी बता रहा हूँ आंसर, उसमें सॉर्ट आउट करेंगे। और कहीं कोई समस्या है तो आप बताएंगे तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा मैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न था अपना ट्यूपिक, तो ये एस्किमो के जो जन लोग होते हैं उनके तंबू को कहा जाता है। अब ये क्योंकि आवास और वस्त्र वाला अपना टॉपिक है, इन्वायरमेंट वाला सेगमेंट है, तो इस तरह के प्रश्न बनते हैं। कुछ विशेष जो शब्द हैं उनको हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए। और अभी जैसे पेपर है तो इसको थोड़ा सा और जूम आउट करते हैं ताकि आराम से प्रश्न देखा जा सके। सेकंड क्वेश्चन था भवन निर्माण में जो यूज होने वाली सामग्री है, तो इसमें उपरोक्त सभी करना था, मतलब कि डी ऑप्शन से ही करना था। ताना बाना, अब यहाँ थोड़ी समस्या आई थी क्योंकि इसमें ऑप्शन है जो ए व बी, मतलब बी में ही आ गया था ये, ए व बी दोनों। तो इसमें क्या, पावर लूम उद्योग और हथकरघा उद्योग दोनों में इसका यूज होता है। भले ही आपका आंसर सही हो नहीं हो, वो हमारा अभी उद्देश्य नहीं है। हमें यह समझना है कि ताना बाना है वो है जो पावर लूम और हथकरघा उद्योग दोनों में यूज होता है। अगर आप जैसे ऑफलाइन वालों को तो सही करवा दिया था, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने अगर गलत किया है या फिर उनको यहाँ कंफ्यूजन हुआ है, तो किसी तरह की कोई मतलब इस तरह से मानना है कि आपको अगर ये पता है हथकरघा और पावर लूम, तो फिर इसको आप सही मानते हुए आगे अपना जो स्कोर है उसको काउंट कर सकते हैं। मकानों की छत बनाने हेतु, तो बहुत सी बार हम ये सुनते हैं कि रीट में पेपर में 5 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो उसी तरह से इसको मान सकते हैं। क्योंकि ये जो डी ऑप्शन था उसमें ये चीज टाइप होनी थी उप सभी, लेकिन वो जो स्पेस वगैरह की उसकी समस्या होती है उस समय ये शायद तक गड़बड़ हो गया, और फिर यहाँ से देखने से ऐसे लग रहा है कि चारों ऑप्शन है, तो इसमें उक्त सभी ये आंसर आना चाहिए था। ये जो शब्द लिखा हुआ है ये कहीं और से यहाँ कॉपी पेस्ट सा मुझे लग रहा है कि हो गया है। तो ये प्रश्न है जो हम बोनस, जो ऑफलाइन वाले हैं उनके लिए बोनस काउंट कर रहे हैं, और जो ऑनलाइन जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको इसको सही मानना है, मतलब एक अंक जोड़ना है इसका। आगे है वस्त्रों में कड़ापन लाने के लिए, तो इसमें जो कलफ है वो इसका सही उत्तर है। और रेशमी वस्त्रों के लिए किस प्रकार का कलफ यूज करना चाहिए, तो रेशमी वस्त्रों के लिए गोंद का कलफ यूज करते हैं, मतलब सी ऑप्शन छठे में सही है। कलफ किन से तैयार किया जाता है, तो यहाँ पर भी उक्त सभी आ जाएगा सातवें में। क्यों, क्योंकि कलफ को तैयार करने के लिए सारी चीजें हैं जो काम आती है। और वस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए ये पेपर, ये मतलब जो फर्स्ट पेपर था अपना इसका, उसमें भी था, वापस से रिपीट किया ताकि याद रहे आपको और उपयोग भी करो। वस्त्रों की धुलाई करते समय अंत में, तो नींबू का रस भी हो सकता है, सिरका, यानी ए या बी, यानी बी वाला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर था। और ऊनी वस्त्र का रेशा कैसा होता है, तो भाई प्रोटीन युक्त होता है और कोमल होता है, यानी कि सी ऑप्शन है जो इसमें सही उत्तर था अपना। और सत्य कथन पूछा गया था यहाँ 11वें में, और सत्य कथन में देखो, ऊनी वस्त्र के धुलने पर सिकुड़ने ने फैलने की संभावना, ऊनी वस्त्र में ऐसा लफड़ा होता है, बिल्कुल सही है। ऊनी वस्त्रों की शुष्क धुलाई करते समय वसा, घोल, पेट्रोल, ग्रीस सोलवेंट का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है। दो ऑप्शन और हैं उनको भी देखते हैं। ऊनी वस्त्रों को समतल सतह या चारपाई पर सुखाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो यहाँ जो लास्ट वाला है ऑप्शन अपना उपरोक्त सभी सही वाला सही हो जाएगा इसमें। 12वां था सर्दियों में किस रंग के वस्त्र पहनेंगे, तो सर्दियों में भाई आपको रिफ्लेक्शन कम चाहिए तो गहरे रंग के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, यानी सी ऑप्शन सही था। गर्मियों में पहने हेतु सर्वाधिक आरामदायक, तो यहाँ पर भी मुझे लगता है थोड़ा इस प्रश्न में समस्या आई थी अपने,
तो इसमें जैसे सूती सही है और हल्के रंग के सही है, तो उक्त दोनों का मतलब वो बात कर रहा है सी और ए की। अगर आपने सही किया है, मतलब सही किया है का मतलब नॉलेज है, तो ऑनलाइन वालों को सही मान लेना है, और जो ऑफलाइन वाले विद्यार्थी हैं उनको ये सही करवा दिया था, तो उनको बी सही करना था। और यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, डेरी वूल नहीं है, ये टेरी वूल है। टेरी वूल के वस्त्रों को धोने की सर्वोपयुक्त विधि, और यहाँ ड्राई विलिनिंग हो गया, वैसे क्लीनिंग होना चाहिए। अब ये ऐसे सही लग रहा है शब्द, और इसमें जो सही उत्तर है वो भी यही है, ड्राई क्लीनिंग। को भी सुना होगा आपने नाम। कपड़ों पर चाय का दाग अगर लग जाता है तो उसमें आप जो ग्लिसरीन से भी सही कर सकते हैं, सुहागा से भी, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। और कभी भी किसी एग्जाम में अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो थोड़ा संदेह अपने मन में आना चाहिए, और उस ऑप्शन को थोड़ा ढंग से देखना चाहिए। और देश के पावरलूम सेक्टर सेलम में है, मदुरई फेमस है, सोलापुर भी फेमस है, यानी इसमें जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी। तो 16 प्रश्न हमने देखे अभी फर्स्ट पेज में अपने पास। और 17वां क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन में पूछा गया गर्म सूट कोट पैंट यानी, और कुछ जो महंगी साड़ियाँ आदि हैं उनको धोने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो इस तरह के जो चीज़ें होती हैं उनको धोने के लिए आपको ड्राई क्लीनिंग का उपयोग करना चाहिए, और ये सही करना था सी वाला 17वें में। 18वां प्रश्न पूछा गया है कि ऊनी वस्त्रों में कीड़े नहीं लगे, इसके लिए आप जो किस पदार्थ की गोलियां रखेंगे। तो ज्यादातर घरों में प्रयोग की जाती हैं, तो ये तो सही हो गया होगा सबका, सी वाला ऑप्शन सही है, कपूर की गोलियां रखते हैं। बया कहाँ रहती हैं, बया का मतलब चिड़िया है, थोड़ा ध्यान रखना था इसमें, तो डी वाला ऑप्शन सही है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों के आवाज क्या कहलाते हैं, काफी फेमस नाम है ये, इग्लू। तो जो सी ऑप्शन है वो सही है। जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग निम्न में से किस प्रकार का तो यहाँ तो कोई समस्या है नहीं, ए ऑप्शन सही है। माहेश्वरी साड़ी कहाँ की फेमस है, मध्य प्रदेश की साड़ी फेमस है। इससे पहले फर्स्ट पेपर में हमने नवावारी देखा था। बुनकरों की सहायता हेतु नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। तो नाबार्ड एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, और 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन देखते हैं हम कहाँ गए ऑप्शन। तो बी ऑप्शन सही है इसमें, 1982। भारत भारतीय संसद ने हथकरघा अधिनियम कब पारित किया था, 1985। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है यहाँ से सही हो जाएगा। सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था। तो बाल विवाह को बैन किया था जोधपुर में। तो यहाँ जो कानून बनाया गया था, मतलब बैन बैन का मतलब। और संयुक्त परिवार की विशेषता क्या होगी। तो सहभोजिता, मतलब साथ में बैठ के खाना खाते हैं, सही है। सहनिवास, एक ही घर में रहते हैं। संपत्ति में सहभागिता होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा सभी सही, डी ऑप्शन सही। संयुक्त परिवारों के विघटन का कारण, जो बच्चे होते हैं वो अधिक शिक्षित होकर क्या करते हैं, जीविकोपार्जन हेतु बाहर चले जाते हैं, और संयुक्त परिवार का विघटन होता है, मतलब ए वाला ऑप्शन ही इसमें सही है। और फिर तो बाकी जो ऑप्शन है उनको छोड़ देना चाहिए यहाँ। अब कभी ऐसा भी लग सकता है कि यहाँ जो अपने पास जो ऑप्शन है उक्त सभी वाला, वो क्यों सही नहीं है। तो परिवार बड़ा होने से वो परिवार विघटित नहीं होता है, आयु की भिन्नता तो होती है, हर परिवार में होती है, तो इस कारण से ये नहीं है, पहला ऑप्शन ही सही है। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है। तो जैसे जनरली हम इस तरह के प्रश्न को अगर गंभीरता से नहीं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो फिर गलत होने की संभावना रहती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पिता कर देंगे। लेकिन बहुत सी बार इस तरह के प्रश्नों में जो ये ऑप्शन आ जाता है, परिवार का मुखिया, तो अब भाई लीडर है उसी को मुखिया कहेंगे, तो नियंत्रण उसका ही होगा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है। तो क्या करेंगे आपकी बाल श्रम है उसका सही इलाज निकाला जा सके। तो यहाँ जैसे ऊंची मजदूरी, बेहतर काम की स्थिति, तो मुझे नहीं लग रहा है कि सही है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अपन। प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभीकरण, मतलब हर बच्चे को जो प्राथमिक शिक्षा आराम से उसके घर के पास मिल जाए, तो फिर निश्चित रूप से ये कंट्रोल में आ सकती है चीजें। और संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष या कम आयु के बच्चों को खान, अन्य कारखाने, खतरनाक उद्योगों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये होती है टाइपिंग मिस्टेक। डी ऑप्शन इसमें सही है, इसमें अनुच्छेद 2 लिखा हुआ आ गया था। और कभी कभी क्या ध्यान दिलाने के हिसाब से कि भाई कितना लेवल पर ध्यान दे रहे हैं, तो इस तरह की टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। अब जिन्होंने मतलब 24 समझ लिया इसको, तो बहुत बढ़िया है। ऑफलाइन वालों के जरूर सही करवा दिया था, तो वहां पर तो कोई समस्या है नहीं। और ऑनलाइन जो विद्यार्थी टेस्ट दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो मेरे पास मैसेज आए हैं कि ये प्रश्न जो गलत थे, ये था वो था, तो निश्चित रूप से मतलब सभी की जो बात है वो सही है। प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 टेस्ट तक में अपने प्रूफ रीडर वगैरह की व्यवस्था भी करवा लेंगे, तो फिर इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। थोड़ा हमें मतलब जब भी शुरुआत है तो
प्रयास करना चाहिए, कुछ चीजें हैं उनको खुद से समझने का प्रयास करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं, 31वां प्रश्न है, व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जैसा जो वर्णन है वो किसने दिया था? तो ये वर्गीकरण सभी सब पढ़ रखे होंगे आप, मतलब तो उस हिसाब से सही होना ही है। जुंग यहाँ सही उत्तर है। व्यक्तिगत भिन्नता का आधार किसको माना जाता है? तो व्यक्तिगत भिन्नता में देखो आनुवंशिकता है, संस्कृति है, आयु और बौद्धिक विकास भी है, यानी यहाँ जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। और कौन से मनोवैज्ञानिक हैं ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों का श्रेणी विभाजन, अमूर्त चिंतक, विचार प्रधान, वस्तुपरक चिंतक, चिंतक अन्य, अनुभव प्रधान चिंतक, इस तरह की बातें कही हैं। तो ऐसे जो विद्वान हैं वो हैं थॉर्नडाइक। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां है, संवेगों की भिन्नता व्यक्तित्व के समायोजन के लिए होती है, कैसी होती है? तो संवेगों की भिन्नता मतलब संवेग एकदम से सही नहीं है तो फिर वो उसके प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। और संवेगों की भिन्नता का मतलब यही है, कभी रोने लग गया, कभी कैसे कोई व्यक्ति अगर ऐसा है तो वो संवेगों की भिन्नता कहलाएगी। और 35वां क्वेश्चन है अपना, व्यक्तित्व के मानसिक रूप से स्थिर और अस्थिर प्रकार के जो विद्वान जो अपने ट्रार्टर हैं, नाम है थोड़ा ये नाम भी क्योंकि अंग्रेज मनोवैज्ञानिक ज्यादा हैं तो नाम में समस्या रहती है, नाम देख लेना इसको और सही से। सैद्धांतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सौंदर्यात्मक कारण किस व्यक्तित्व का यहाँ वर्गीय से यहाँ चला गया शब्द, किस व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस विद्वान ने दिया, इस तरह से ये लाइन है पूरी। और ये जो वर्गीकरण है वो स्प्रेंगर का है। प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की बात कही थी स्किनर ने, तो बी वाला ऑप्शन मतलब स्किनर चाहते थे कि हर स्कूल में एक डॉक्टर होना चाहिए, बढ़िया बात है। व्यक्तित्व का रचना का सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसको कह सकते हैं। शेल्डन का एक मतलब रचना वाला सिद्धांत है, वो काफी फेमस सिद्धांत है। शेल्डन इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा है एक जो सही सुमेलित नहीं है? जो मनोविश्लेषण जानते हैं सब फ्राइड, ये सुमेलित हो गया। और हर्जबर्ग मास्लो का आत्मज्ञान सिद्धांत है, जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन का है, नव फ्राइड सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का नहीं है, सिगमंड फ्राइड का तो क्या है, मनोविश्लेषण सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है डी। करेक्टर एंड पर्सनालिटी पोलेंस्की की बहुत ही फेमस किताब है, तो सभी को याद निश्चित रूप से होगी, और नहीं है तो अब याद रखनी है। पोलेंस्की इसका सही उत्तर। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब फिर थोड़ा अगर कोई अंतर्मुखी है तो वो शर्मानार, इस तरह की परिस्थिति उसके शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है 42, और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किस में रुचि रखते हैं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर था स्वयं अपने में। और यहाँ हमें ध्यान देना है कि मतलब कोई भी प्रश्न हो, वैसे एग्जाम देने का हमेशा नियम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा सरल प्रश्न कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, तो पूरे ऑप्शन पढ़ने चाहिए अपने पास। यहाँ थोड़ा टाइम की जो है वो क्या कहते हैं उसको, शॉर्टेज भी रहती है, बाध्यता रहती है, कम समय में जो है पूरी बात करनी चाहिए हमें, तो इस कारण से मैं यहाँ पूरे ऑप्शन नहीं देख रहा हूँ। बाकी जब भी आप अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो आपको पूरा जैसे 2.5 घंटे का टाइम मिलता है तो उसका पूरा उपयोग आपको करना रहता है, और कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो थॉर्नडाइक ने जो प्रकार बताए थे उसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक थी, और मैंने शायद कि डी में जो ऑफलाइन वाले जो विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर अलग करवा दिया था, ऑप्शन मूर्त बुद्धि करवा दिया था। बाकी इसमें जो सही उत्तर आना चाहिए वो आना चाहिए बी, यानी कि डी भी सही है और बी भी सही है। अगर ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों ने बी सही किया है तो भी सही है, और मतलब ऑप्शन तो सेम है, शब्द सेम है, क्योंकि मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि ये 3 प्रकार दिए थे, ये आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए ये आपके। 44 में पूछा है विनय साइमन मापनी का निर्माण, तो ये तो सभी जानते हैं 1905 में हुआ था निर्माण, और यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है। बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत, काफी प्रसिद्ध है ये तो, ये सही है। सामवर्धिक चिंतन है, सामवर्धिक चिंतन किसने कहा था ये पूछा गया है, और स्पीयरमैन लिखा हुआ है सी ऑप्शन पे, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है, और ये कथन है क्रूज का, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रूज। 48 है प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि, तो 140 से अधिक होती है, लिखने में थोड़ा उल्टा आ रहा है, से अधिक 140 लिखा है, मतलब 140 से अधिक। और आगे बात करते हैं 49 की तरफ। बुद्धि को सीखने की योग्यता किसने माना है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। बकिंगम
ऐसा डायलॉग बोलते हैं कि बुद्धि है वो सीखने की योग्यता है। जॉन डीवी ने किस बात पर बल दिया था? तो जॉन डीवी का जो बल है यहाँ जो है उनमें चिंतन, अनुभव एवं समस्या समाधान पर उन्होंने बल दिया था, और सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ब्रूनर ने कौन सी बात पर बल दिया था? तो उन्होंने दिया था संप्रत्ययात्मक विकास पर। ब्रूनर के लिए हो जाएगा पहला ऑप्शन सही। मानव संज्ञानात्मक विकास के अनुसार ज्ञान, ज्ञान क्या है? व्यक्ति व समाज दोनों में है। तो व्यक्ति व समाज दोनों में है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर होगा। आईक्यू परीक्षणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अब हमारे सामने जितने कथन हैं उनमें हम अगर देखें ऐसे जैसे 4 कथन हैं अपने पास और आईक्यू से रिलेटेड है, तो पहला है वे बहुत व्यापक तरीके से बुद्धि को मापते हैं, और यही यहाँ जो प्रश्न है उसमें सही है। निश्चित प्रकार की त्रुटि है, तो मतलब कुछ शब्द ऐसे आ जाएंगे जिससे बाकी है जो हट जाएंगे यहाँ। 54वां है पुरुष सामान्यतः महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं। मतलब ये क्या कर रहा है? लिंग पक्षपात दिखा रहा है आपको कि आप भेदभाव कर रहे हैं। बच्चों को समझने के तरीके क्या हैं? तो आप क्या करेंगे? अगर बच्चों को समझना है तो निश्चित रूप से आप अवलोकन करेंगे, सर्वेक्षण, साक्षात्कार करेंगे, या जो केस स्टडी है वो भी करेंगे, और इस प्रकार से ये जो उत्तर हो जाएगा सही डी, उपरोक्त सभी। आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारक प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता है या करती है कौन? तो परिपक्वता, और पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 57 मतलब भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी होती है? तो संवेदनशील कहा गया है भाषा अर्जन के लिए, तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है वो है जो भाषा अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील होती है। और उसी समय बालक क्योंकि बोलना सीख रहा होता है, तो अगर उसको गलत बातें सिखाई जाए तो वो जल्दी से उसकी जो लैंग्वेज वगैरह है वो गलत हो सकती है, सही सिखाई जाए तो सही हो सकती है। और 58वां प्रश्न है अपना शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भोजन विकार क्या है? तो ये कभी कभी इस तरह का प्रश्न जब भी परीक्षा में आता है, अगर हमारा देखा हुआ नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा इसको आप जो गंभीरता से देख लेना। और यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा भोजन विकार है जिनमें भोजन सेवन के असामान्य प्रतिरूप शामिल होते हैं। कभी ज्यादा भोजन करना, कम भोजन करना, इस तरह के। तो इसमें जो पहला कथन है वो सही दे रखा है, एज इफेक्ट। आप इसको याद भी रख सकते हैं, और कहीं अगर आपके पास जो बुकलेट वगैरह है तो वहाँ भी इसको देखना चाहिए। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो वो होती है तुलनात्मक विधि। नेक्स्ट 60 नंबर का जो क्वेश्चन है, और 60 जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? तो वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है, ये इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो डी ऑप्शन या चौथा ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। और अब आ गए हैं हम अपना जो 2 सेगमेंट कंप्लीट किए हैं हमने। इन्वायरमेंट वाला फर्स्ट था, और इसके बाद जो बाल विकास वाला सेगमेंट है, साइकोलॉजी वाला, वो कंप्लीट किया है। अब हम बात कर रहे हैं अपना जो भाषा द्वितीय है। कुछ विद्यार्थियों को ऐसा लगेगा कि अगर भाषा द्वितीय है तो यहाँ लिखा हुआ होना चाहिए था ये जो भी है। तो हमने क्या सिस्टम में ये चीज़ है जो मतलब कभी कभी इस तरह की समस्या आती है टेक्निकल की, एक बार बता दिया उसके बाद उसको एज ए मतलब क्या कहते हैं शो ऑफ में उस चीज़ को नहीं रखा है। टेक्निकल समस्या जरूर रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है ये क्या है, लैंग्वेज सेकंड है। अगर क्योंकि इस सिलेबस के आधार पे पढ़ रहे थे सब, तो निश्चित रूप से सबने जो लैंग्वेज सेकंड के रूप में पढ़ा होगा इसको, और लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर पढ़ा है तो उसी के प्रश्न है जो यहाँ पर हैं। 2 ही टॉपिक थे अपने, एक संधि वाला टॉपिक था और संधि के साथ साथ है जो एक समास वाला टॉपिक था। और इसके अलावा 20% क्वेश्चन है जो प्रीवियस जो अपने सिलेबस हैं उससे आ सकते थे, तो कुछ क्वेश्चन है जो वहाँ से दिए गए होंगे। और जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं उनको भी ऐसे समझना है जैसे अपना नेक्स्ट जो तीसरा टेस्ट होगा, माइनर टेस्ट थर्ड, तो उसका सिलेबस है उसमें से आपको 80% क्वेश्चन मिलने वाले हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। और 20% क्वेश्चन है वो जैसे ये जो माइनर टेस्ट 1 है, माइनर टेस्ट 2 है, इसके सिलेबस में से मिलेंगे, ताकि इनका भी रिवीजन आप करते रहें, और इससे वो जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए वो दौरान होने से लगातार आगे समय में भी याद रहेगी। तो बात करते हैं आंसर पर। दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है ऐसा पूछा गया है। तो दीर्घ संधि सबको आती है, शुरू के 4 जो क्वथन प्लस अंक है, छिद्र प्लस अन्वेषी है, सुषुप्त प्लस अवस्था है, स्व ऋणी है, वो अपवाद है हालांकि वृद्धि संधि का, लेकिन इसमें जो सही उत्तर होगा वो डी होगा। पुष्प प्लस उपहार की संधि करने पर क्या बनेगा? पुष्पोहार, यानी बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर है। वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है,
तो वृद्धि संधि में नॉर्मली आप दो मात्राएं ऊपर होनी चाहिए, ऐसा हम पढ़ते हैं, तो सभी में दो मात्राएं आ गई, तो फिर अपवाद ढूंढना है यहाँ, और अपवाद कौन सा है? अक्षोहिणी, जो कि गुण में आती है। मात्राएं दो लगती हैं लेकिन गुण संधि का उदाहरण है। असंगत हैं, तो यहाँ पर हम जब भी देखते हैं तो एक मात्रा या तीनों सही मात्राएं, एक मात्रा गलत आती है। परी में मात्रा आनी चाहिए, ये परी यानी चारों ओर। 65वां क्वेश्चन है, असुमेलित विकल्प पूछा गया है यहाँ भी, और यहाँ जैसे दो मात्राएं दो मात्राएं दो मात्राएं, यहाँ गड़बड़ हो रही है, यानी कि डी वाला जो बी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि यहाँ अकी मात्रा है तो यहाँ मात्राएं दो होनी चाहिए थी ऊपर। असुमेलित विकल्प, और यहाँ पर भी स्पष्ट पता चल रहा है इन तीन में तयलंत है और यहाँ पर तयलंत नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। और तत्पर का सही संधि विच्छेद तत्पर तो नहीं होगा, द होगा, तो ऑप्शन देखते हैं कहाँ है द, बिल्कुल बी ऑप्शन है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। असंगत विकल्प पूछा गया है, और ये जो प्रश्न जब भी देखते हैं तो यहाँ पर रंजन लिखा हुआ और यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है। बाकी कुछ ने अगर यहाँ इसके आधार पर हल करने का प्रयास किया होगा तो उनको काफी इसमें लगा होगा कि ये जो गलत छप गया है, लेकिन यहाँ पर जो बिंदु है उस पर अपना ध्यान जाता है या नहीं जाता है, ये चेक करना था। ए वाला ऑप्शन इसमें सही माना जाना चाहिए। वैसे इस तरह का प्रश्न, जैसे जो 68वां प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा, केवल इतनी सी चीज के लिए परीक्षा में प्रश्न नहीं बनेगा। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, तो सूर्योदय है वो तो गुण संधि का उदाहरण है, तो यहाँ सीधा आ जाते हैं, डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। और कौन सा समास होगा अतिरिक्त में, तो अति लग गया है, उपसर्ग जैसा लग रहा है, तो अविभाव समास यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। और तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है, तो यहाँ पर अधिकार को प्राप्त है, आत्म को विशेष आदर्श से उन्मुख है, तो यह लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपत्ति तक। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, सज्जन, महाराजा, महर्षि, भलाई, तो जन अच्छा है, महान है, राजा, ऋषि है जो महान है, तो फिर यहाँ डी ऑप्शन ही बचेगा, भलाई। पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो अश्रु गैस तो है, पवन चक्की भी है, नील लोहित है, वैसे लोहित आना चाहिए। और लंबोदर, लंबोदर किनको कहते हैं? हम गणेश जी भगवान को कहते हैं। अब इसका मतलब क्या समझना है कि ये तीसरा अर्थ निकल गया है, और तीसरा अर्थ जहां पर भी निकलता है और वहां पर हो जाता है बहुव्रीहि, तो यानी कि यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, किस विकल्प में द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? द्विगु का उदाहरण नहीं है, पक्ष द्वय है, वैसे ये पढ़ने में थोड़ा सा कुछ को लगा होगा, इस कारण सही कर दिया होगा, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों को गड़बड़ हुई होगी, बाकी ये पक्ष द्वय है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब हम लगाते हैं शिव, शिव शंकर या महादेव भगवान, तो ये तीसरा अर्थ है। वापस से सेम यही कहानी यहाँ जो अभी जस्ट 73 में देखा था हमने, वही है, और ये क्योंकि बहुव्रीहि का उदाहरण है तो इसमें नहीं आएगा। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, द्वंद्व में देखो अन्न और जल है, आय, और ये कितना गजब ही लिखा है, व्यय ये है वैसे मूल रूप से, माँ बाप, ये जो साइफन लगना चाहिए था वो बीच में लगना चाहिए था, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, और इसका जो उत्तर है वो है जो ए ऑप्शन है। कभी कभी क्योंकि ये किस में आएगा? अव्ययी भाव में आएगा। और 75 के बाद आगे हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि मतलब समास का उदाहरण, हाँ चलो समास का उदाहरण है पूछा गया है, तो नवानन, नव आनंद, दशानन होता तो हो जाता बिल्कुल, ये नहीं है मतलब। और अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता है कोई इस तरह की विशेष चीज, तो यहाँ बी ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि युवराज और प्राचार्य हैं वो तो पुरुष में चले जाएंगे। रक्त लोचन का समास विग्रह होगा, रक्त है जो लोचन या रक्त जो लाल है, तो बी ऑप्शन इसमें भी सही उत्तर है। और अनंग का सही समास विग्रह क्या होगा? तो ये उसमें आता है अपने क्या बोलते हैं बहुव्रीहि समास में, बिना अंग का यानी कामदेव, तीसरा अर्थ निकल रहा है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अयादि संधि का उदाहरण नहीं है, गायक है, ए प्लस अक हो जाएगा, अवि है, चयन है, सारंग बिल्कुल अलग ही शब्द है, तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, प्राण है, तरु छाया है, भय प्लस आकुल होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, फिर से प्रश्न आ गया रिपीट। गुण संधि का उदाहरण है सूर्योदय। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है, यथा समय, सशक्त, धीरे धीरे, मनमोजी, मनमोजी शब्द अलग है, और यथा समय में तो ये दोनों में तो प्रत्यय से पता चल रहा है, और एक ही बार बार रिपीट होता है तब भी अव्ययी भाव होता है, वो सही उत्तर कौन सा है? डी। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है,
आजकल इधर उधर शपथ पत्र है वो द्वंद्व का उदाहरण नहीं आएगा। ये किस में आएगा? तो बहुव्रीहि में आएगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल लेटर के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी में कौन सा समास है? तो मधुमक्खी में तत्पुरुष समास ही है। यहाँ जो लिखा हुआ है वही अपने सामने जो है वो सही हो जाएगा। और इसका अगर हम अर्थ भी निकालना चाहें तो इजी वे में अर्थ निकाल सकते हैं। क्या अर्थ निकलेगा इसका? अगर किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि मधुमक्खी का अगर हम समास विग्रह करें तो फिर उसका समास विग्रह क्या होगा? तो मधु इकट्ठा करने वाली मक्खी, ऐसे हम इसको कह सकते हैं, मान सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं 84 के बाद 85, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। और 85 क्वेश्चन है आकर आकार युग्म शब्दों का सही अर्थ पूछा गया है। तो आकर यानी क्या होता है? आकार यानी क्या होता है? आकार यानी होता है खजाना, और आकार यानी क्या होता है? रूप। तो खजाना और रूप कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो बी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 86, जिसे जाना न जा सके के लिए क्या शब्द होगा? तो उसके लिए होगा अज्ञेय। तो यहाँ बी ऑप्शन से हो जाएगा। यहाँ पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसके बारे में यहाँ पूछा गया है कि पूर्व और उत्तर की जो दिशा है वो कौन सी है? तो ये तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को तो सभी जानते हैं कि ईशान होती है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा यहाँ। और इसके अलावा वायव्य के बारे में भी कुछ मतलब थोड़ा पता तो होना चाहिए। बाई चांस ईशान का ज्यादा प्रश्न आता है तो ठीक है, अगर पूछ लिया तो। जैसे अगर उत्तर पश्चिम है तो फिर उसका मतलब वायव्य होता है। आग्नेय को अपन कहते हैं दक्षिण पूर्व, यानी कि आग्नेय अगर पूछा जाए तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। और जो बच्ची है मतलब दक्षिण पश्चिम बच्ची है तो दक्षिण पश्चिम अगर आ जाए यानी नैऋत्य। तो ये चारों दिशा की बात हो गई। प्रश्न में पूछा था पूर्व उत्तर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर वो होती है ईशान, वायव्य होती है उत्तर पश्चिम, आग्नेय होती है दक्षिण पूर्व, और नैऋत्य होती है दक्षिण पश्चिम। 88 में पूछा गया है कि न उपसर्ग किस में नहीं है? तो नग में तो है, नेति में है, नगर में नहीं है, नास्तिक में न प्लस आस्तिक है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। किस शब्द में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सु प्लस आगत हो गया तो फिर पहला ही ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अभिजात्य में प्रत्यय होगा, अभिजात्य में प्रत्यय होगा ये, और कुछ भी नहीं होगा अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। क्या बात है, जो ऑप्शन है बी वो सही उत्तर है। इसमें अभिजात हलंत हो जाएगा और ये है जो वहां बच जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं मोस्ट वांटेड। बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने एक गलती की है इसमें ऑफलाइन की। मैंने जैसे ही वो ओमार शीट वगैरह जो रिजल्ट शीट देखी है उसमें बहुत सारे मतलब कि कम से कम ऐसे मान सकते हैं 80% स्टूडेंट हैं उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया ये हल करने में। बाकी लैंग्वेज अपने जो लैंग्वेज फर्स्ट है वो अपना इंग्लिश रहने वाला है। कारण मैंने सबको बहुत अच्छे से बता रखा है कि इसका सिलेबस है वो मैच करता है मेंस एग्जाम से, और इस कारण से अंग्रेजी को बहुत मन से पढ़ना है। जिनको बिल्कुल जीरो ऐसे लगता है कि बिल्कुल भी नहीं आती, उनको भी 10 20 50 मीनिंग रोज के देखने चाहिए। एक टॉपिक का वीडियो है जो यूट्यूब पे देख सकते हैं, और अगर कहीं आपको और सुविधा जैसे भी हो अंग्रेजी पढ़ने की मिल रही है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 8 9 क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा अंतर उत्पन्न करते हैं और उसको कवर करके चलना चाहिए बहुत पहले से। तो बात करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सरल प्रश्न रखे थे मैंने। मैं भी ये चाह रहा था कि थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो। बाकी एग्जाम लेवल के प्रश्न तो नहीं है, फिर भी कुछ शुरुआत करनी पड़ती है हमें, और अंग्रेजी की तरफ थोड़ा सा रुझान आए इस कारण से जो यहाँ प्रश्न थोड़े सरल रखे गए थे। और नेक्स्ट 1 2 पेपर में और ऐसा प्रयास किया जाएगा कि थोड़ी सी मतलब इजी रखा जाए अंग्रेजी के पेपर को, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा डेवलप हो जाए और कठिन नहीं लगे ये, तो फिर थोड़ा पढ़ने में आनंद भी आएगा। तो 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया था मैं मतलब करना क्या है जो देख लो। आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड वर्ड, यानी वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। सोनल बोट ए ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल, तो यहाँ ड्रेस है इसकी विशेषता बता रहा है ये ब्यूटीफुल शब्द है, यानी ये एक तरीके से क्या हो गया, विशेषण हो गया, यानी कि इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर। और आगे बढ़ते हैं 99 में पूछा गया है यू आर विजिटिंग दिशा क्लासेज, कहाँ चला गया मैं। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट डिड शी आस्क यू टू डू। तो यहाँ पर सी को अंडरलाइन कर रखा है। अब सी क्या है तो ये तो पता चल रहा है, सी को हम हिंदी में कहते हैं वह को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो यहाँ नाउन नहीं होकर ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। वैसे नाउन तो ऑप्शन भी नहीं है तो बात खत्म है।
और 93 में है आई लेफ्ट माई शूज अंडर। तो ये हमने बहुत पहले मतलब हमने का मतलब सभी ने निश्चित रूप से पढ़ा होगा, और प्रीपोजिशन के रूप में हम पढ़ते हैं अंडर वगैरह ये। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो सही है। इफ यू फिनिश अवर वर्क क्विकली, तो ये वर्क है उसकी विशेषता बता रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण के रूप में इसको यहाँ पर यूज किया गया है। ऑन सैटरडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, तो वर्क क्या है, वर्ब है, वर्क वर्ब है, क्रिया है। आई वॉन्ट टू गो टू ए यूनिवर्सिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यहाँ पर हमसे बात की गई है यूनिवर्सिटी की, विश्वविद्यालय संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होगा यहाँ, यानी कि सी ऑप्शन है वो सही है। वेल, अब यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल समस्या आई थी कि यहाँ पर है जो ये निशान नहीं बना हुआ था इंटरजेक्शन का, फिर भी हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से अगर कोई आता है, प्रश्न आता है, तो वहां पर हमें ध्यान रखना है इस तरह का शब्द है वो इंटरजेक्शन होता है, विस्मयादि बोधक होता है। आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, यहाँ पर हमें टेंस कौन सा है इसका पता लगाना है। टेंस वाले टॉपिक से बिल्कुल सरल प्रश्न है। व्हाई डू यू लिव इन सवाईपुर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है डू का प्रयोग हुआ है, और इस कारण से यहाँ प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। बात करते हैं अपना जो 99 नंबर वाला क्वेश्चन है, यू आर विजिटिंग दिशा क्लासेज, तो आर है और वर्ब में आईएनजी है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर है आई हैवंट हैड ब्रेकफास्ट, तो यहाँ हैव है, इस कारण से भले नेगेटिव हो लेकिन हैव है, इस कारण से ये हो जाएगा अपना प्रेजेंट परफेक्ट, पहला ही ए वाला ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और 101 है वुड यू लाइक ए कॉफी, अब यहाँ कभी कभी इस तरह से भाई हम किसी से पूछ रहे हैं, इसका मतलब वो जो हाँ भी कर सकता है ना भी कर सकता है, तो ये हो गया एक तरीके से कंडीशनल, ए वाला ऑप्शन है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 102 है वर यू वर्किंग एट 9 o'clock, तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसको देखना, हेल्पिंग वर्ब वर है, वर है मतलब पास्ट है, अब आईएनजी भी आ रहा है, इसका मतलब हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। और माया शाह, तो ए शूटिंग स्टार है, तो शूटिंग स्टार्स नहीं है, स्टार है केवल, इसका मतलब हो जाएगा ए। और ये आएंगे डिटरमिनेंट्स वाले क्वेश्चन। डोंट लुक डायरेक्टली एट द सन, तो द सन आएगा, मतलब सी ऑप्शन इसमें सही है। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, स्पेशल है तो फिर द आ जाएगा। आई नीड टू पेक एन एप्पल मतलब बी ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। और नेक्स्ट 107 है द डॉग्स वर ईच गिवन ए बोन, क्योंकि यहाँ डॉग्स हैं लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उनमें उनमें अगर हम देखेंगे तो फिर ईच आ जाएगा। और शी गोट हर लाइसेंस विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये तो बिल्कुल इजी था, बिना किसी परेशानी के। विच इज द कंपेरेटिव फ्रॉम आई एम स्ट्रॉन्ग बट माई ब्रदर इज स्ट्रोंगर, क्योंकि दो में तुलना हो रही है तो ई आर लगेगा। मैनी एडजेक्टिव आर चेंज्ड इनटू द कंपेरेटिव फ्रॉम एडिंग ई आर, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अपना वही सही हो जाएगा, ई आर वाला। और नेक्स्ट है विच इज द करेक्ट कंपेटिटिव फॉर माई फोन्स एक्सपेंसिव बस निशाज इज, तो वहां आ जाएगा, जब भी हम दो की तुलना कर रहे हैं तो वहां आ जाएगा शब्द मोर, मोर एक्सपेंसिव, यानी सी ऑप्शन 111 में सही होगा। और अब हमें बढ़ना है 112 नंबर के प्रश्न की तरफ, ये मिल गया। ए लॉन्ग एडजेक्टिव ऑफ 3 और मोर सेलेब्स इन चेंज्ड इनटू ए कंपैरेटिव एडजेक्टिव बाय, तो इसमें हमें क्या करना रहता है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमें क्या करना रहता है, मोर शब्द जोड़ना रहता है, कोई भी शब्द है उसके आगे अगर हमने मोर जोड़ दिया, मोर का मतलब ज्यादा, तो फिर वो इस तरह से सेलेबल 3 और मोर सेलेबल्स हैं उनमें चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसको हम कंपेयर कर सकेंगे। विच इज करेक्ट, डू यू थिंक सुमन इज, तो यहाँ पर दो की तुलना हो रही है तो क्या आ जाएगा, प्रीटी है। और 114 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्या पूछा गया है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या होगा ये पूछा गया है, एक्सपोर्टर होगा, यानी कि यहाँ जो डी वाला ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। इस तरह का एक पैसेज आएगा, वहां से भी हमें सिनोनिम है, एंटोनियम है, या सुफिक्स है, प्रीफिक्स है, इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच है, वहां से कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाएंगे। फ्रीग्रेंस का क्या होगा, तो यहाँ होगा फ्रीग्रेंस का शब्द होगा अरोमा, एकदम से अलग ही शब्द है। 116 है मेन हार्वेस्ट सीजन ऑफ कार्डिमम इन इंडिया इज, तो ये हमें पैसेज में देखना था, और पैसेज में देखते हैं, पैसेज में मेन हार्वेस्टिंग सीजन शब्द ये रहा, अगस्त से फरवरी, यहाँ से उत्तर हो जाएगा। और सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज वर्ड, 117-18 के लिए यह है कि जो जिसको कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है उसका
क्लोजेस्ट यानी कि एक तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं समानार्थी हमें चाहिए। तो टर्बुलेंस का हो जाएगा कमोशन। और डेफर शब्द आगे है 118 में, ये भी सिनोनिम में पूछा गया है। तो डेफर का क्या होगा? पोस्टपोन, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही उत्तर। 119 में पूछा गया है अपोजिट, विलोम चाहिए हमें। आर्बिट्री का होता है कंसिस्टेंट, लगातार, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। और अमेंडमेंट का होता है, अमेंडमेंट का मतलब सुधार हो गया तो उसको पड़ा रहने दो, मतलब कि वोर्सनिंग। तो 120 क्वेश्चन है जो अपने कंप्लीट हैं। 120 क्वेश्चन के बाद 121वां क्वेश्चन है, वो है अपना मैथ्स का। और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं ताकि प्रॉपर दिख पाए अपने को। और यहाँ से जैसे ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए तो सुविधा है, क्योंकि ये जो पेपर अभी गणित पढ़ा रहे हैं जो सर, तो उन्होंने ही बनाया है, तो वही वापस से क्लास में है, बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। या फिलहाल जो मैं प्रयास करता हूँ आपको जो सही आंसर है, ताकि आप जो अपना आकलन कम से कम कर पाओ। तो इसमें जो और जो ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो निश्चित रूप से ये क्लास ही अंतिम क्लास मानी जा सकती है, इसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो उनको अपने स्तर पर समझने का प्रयास करना है, और प्रयास करेंगे अगर ऑनलाइन इसकी क्लास है वो अवेलेबल हो पाती है। फिलहाल पहला जो प्रश्न था अपना, यहाँ पर हमें स्थानीय मानों का गुणनफल लिखना था, और इसमें जो सही उत्तर था वो लास्ट ऑप्शन था। क्या बोलते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6 करोड़ वाला ऑप्शन। और सेकंड क्वेश्चन था 12 मीट्रिक टन है, 8 क्विंटल में से 8 मीट्रिक टन 50 केजी घटाने पर हमें क्या प्राप्त होगा। तो इस ये जो प्रश्न है उसका आंसर था अपना बी वाला ऑप्शन, 4 मीट्रिक टन 7 क्विंटल 50 केजी। और कैलकुलेशन में कहीं कोई समस्या आएगी नहीं, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। आप जोड़ बाकी करके आराम से हल कर सकते हैं। 123वां प्रश्न था अपना, जिसमें यहाँ जोड़ बाकी करनी थी, जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब कुल मिला के ओवरऑल कैलकुलेशन करनी थी। और इसका जो सही आंसर आना चाहिए था वो 416, सबने कर लिया होगा निश्चित रूप से। 124वां जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है 15.2 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, उसमें हमें 2 का भाग देना था। और इसका जो सही उत्तर है 7.63, यानी बी वाला ऑप्शन। और बी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 125 में हमसे पूछा गया था p+2 4 सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो p के संभव मान क्या होंगे। तो वो निश्चित रूप से एक ही मान होगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही उत्तर है। 126 में संख्या 67 35 स्टार 1 में स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त है। तो नियमानुसार जब भी आप हल करेंगे तो वहां जो सही उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 5। सही उत्तर का चयन करना है। और इसमें हमें 4 जो लाइनें दे रखी हैं उनमें हम चेक करते हैं, तो जैसे -5/7 एक उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, तो यहाँ इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। 127 में 128 में पूछा गया है सही उत्तर क्या है। तो उचित भिन्न का मान हमेशा 1 होता है, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है, यहाँ बी सही है। जब भी आपने देखा भी होगा, वहां जब बटे में रहती हैं तो भाग देते हैं हम, तो वो उचित में है जो 1 से कम आना चाहिए। वह न्यूनतम संख्या जिसको संख्या दे रखी है हमें जोड़ने पर एक पूर्णांक हो जाए, तो 129 है, उसमें 19/20 सही आना चाहिए था जोड़ बाकी करने पर। और 130वां प्रश्न था अपना, जिसमें पूछा गया था यदि समीकरण में भिन्न अपने न्यूनतम रूपों में है तो ए बी का क्रम से मान होगा, वो आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। बहुत सी बार ऐसे होता है, जैसे जहाँ ए लिखा हुआ है वहाँ 7 रख दो और बी लिखा हुआ 4 रख दो, और उसको जब जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं और वो अगर बराबर 30 आता है, इसका मतलब आपका जो प्रश्न है वो सही है। थोड़ा टाइम लेता है ये सवाल, लेकिन आप आराम से हल कर सकते हैं, और भी जो टेक्निक बता रखी है उसके हिसाब से हल करना है। 131वां प्रश्न है, उसमें 1 पर से 1/5 भाग निकालने के बाद क्या बचता है। तो 131वें प्रश्न में 111 इसका सही उत्तर है, सी वाला ऑप्शन सही करना था। और 132 में निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याएं आरोही क्रम में है, ये पूछा गया है। तो आरोही क्रम की जो टेक्निक बता रखी है उसके हिसाब से इसको हल करना था। यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो 16 11 17 वाला ये सही है। वैसे ज़्यादातर मैंने अगर किसी को बताया तो वो इंटू 100 वाला सिस्टम बताया था, उसमें फिर संख्याएं हैं जो कंपेयर की जा सकती हैं। और जो भी टेक्निक आपको याद है, मतलब टेक्निक पता है, उससे हल करना था। आंसर बी होना चाहिए था। 133वें प्रश्न की बात कर रहे हैं हम, और 133वें प्रश्न में 24/20 का परिमेय समतुल्य है जिसका हर 25 हो। तो यहाँ जो -20/25 है वो इसका सही उत्तर है। 134वां प्रश्न है, और इसमें हमसे पूछा गया है जोड़ बाकी गुणा भाग करना है। इसमें सवाल को देख के ऐसे लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन आंसर बिल्कुल सरल था, एक इसका सही उत्तर था। किसी प्राकृत संख्या n के लिए, और फिर सवाल दे रखा है इसका मान क्या होगा।
तो 135वां प्रश्न है उसमें सदैव 1 से कम होगा, ये सही है, मतलब बी ऑप्शन। और 136 में जो सवाल है नंबर 136 है, इसमें 7/7 और फिर यहाँ सबसे बड़ी भिन्न पूछा गया था, तो सबसे बड़ी भिन्न है वो 7/9 है। 137 जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी भिन्न, तो यहाँ 15/16 है वो सबसे छोटी भिन्न है। और यहाँ पर आरोही क्रम में ले जाएं तो चौथी भिन्न मतलब चौथे नंबर पे कौन सी आएगी ये पूछा गया है, तो 4/9 वो इस तरह से क्रम में जमाएंगे। और आरोही अवरोही क्रम में भी ध्यान देना, आरोही अगर पूछा गया है तो आपको सबसे पहले कौन सी लिखनी है, छोटी, और फिर आगे से आगे, और लास्ट में कौन सी आ जाएगी, बड़ी, ये इस तरह समझना है। और अगर अवरोही शब्द आ जाता है, अवरोही अगर आ गया, अवरोही, अवरोही अगर आ जाता है इसका मतलब आपको बड़ी पहले लिखनी है और बाद में कौन सी लिखनी है, छोटी, इस तरह से बड़ी पहले आ जाएगी उसमें, फिर छोटी आएगी। 139 जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इनका आरोही क्रम है, तो वापस से यही संख्या है, इनको जमाना था या हमें और हल करना था। और इसमें जो सही आंसर होना था अपना वो पहला ही ऑप्शन है वो सही था, यानी कि ए ऑप्शन इसमें सही करना था। आगे बात कर रहे हैं हम 140 नंबर के क्वेश्चन की। और 140 में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पूरी संख्याएं दे रखी हैं, कोई ऐसा कुछ है नहीं, और हल करने पर यहाँ जो जब भी जोड़ बाकी गुणा भाग करेंगे आप, तो 7 सही 817/1020 है जो आंसर आना चाहिए था। 141 में आंसर आना चाहिए था 845, मतलब गुणा करना का ये, और फिर उसका और दोनों संख्याओं को माइनस करना था, आंसर आएगा इसमें 285, यानी बी ऑप्शन है जो सही उत्तर है। और 142 में भी यही जोड़ बाकी गुणा भाग करना था, 8 इसका उत्तर है, मतलब कि जो बी ऑप्शन है वो सही उत्तर है। एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग किराए के मकान में, और ये जो भी है पूरी जोड़ बाकी करने के बाद आंसर आना चाहिए था आपका 720। 144वां प्रश्न है, और 144वें प्रश्न में 0.09 इसका नहीं 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 बिल्कुल नहीं, सही उत्तर है 0.9, और सी वाला ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट 145 है, इसमें 0.86 आंसर होगा जब ये आप भाग लगाएंगे ये संख्या को हल करने के बाद। तो 146 है, 146 में जो पूछा गया है वहां पर भी भाग देने के बाद जो संख्या बचनी चाहिए वो बचनी चाहिए आपके पास 100, मतलब आनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन है जो 146 में सही उत्तर। और 147 में है जो 2/n सही उत्तर हो जाएगा। 148 जो क्वेश्चन है उसमें एक आंसर आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर जो पहला दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 149 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें भी जोड़ बाकी ही करनी है, और 7/30 है वो इसका सही उत्तर होगा। और अपने पेपर का सबसे लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर भी शानदार सवाल दे रखा था, हल करने पर है जो आंसर आना चाहिए था अपना 23/30 भाग। और इस प्रकार से आंसर मैथ्स में वैसे थोड़ा मतलब टेक्निकल समस्या तो क्या कहेंगे, 30 प्रश्न है, अगर उनको हल करना चाहें हम तो फिर उसके लिए जो हमें अलग से पूरा 2-1 घंटे की क्लास रखनी पड़ती है। तो ऑनलाइन प्रयास करेंगे, अगर संभव हो पाता है तो अगले टेस्ट से है जो ऑनलाइन मतलब उसका सॉल्यूशन है जो वीडियो के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी फिलहाल जिन्होंने आंसर मिलाए हैं और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं और ऑनलाइन मतलब रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं है, ऐसे ही अगर कहीं से पेपर मिल गया और दिया है, या फिर ये वीडियो देखा है, वीडियो देखने के बाद कहीं से पेपर का जुगाड़ किया है दिया है, तो वो तो स्कोर है अपना अपने इस कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यूट्यूब पे ही। बाकी जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, उन्होंने पेपर हल किया है और इस वीडियो के माध्यम से वापस से क्रॉस चेक किया है, तो अपना जो स्कोर है वो टैली करना है, चेक करना है पूरा प्रॉपर वे में, और व्हाट्सएप पे जहाँ से आपको मतलब जिस नंबर से पेपर प्राप्त होता है उसी नंबर पे आपको भेजना है। और आप सेगमेंट वाइज भी भेज सकते हैं ताकि और किसी प्रकार की अगर कोई एडवाइस हो सकती हैं या थोड़ा सा विश्लेषण के हिसाब से भी बढ़िया हो सकता है। जैसे कि इन्वायरमेंट में आपके कितने हो रहे हैं अलग से, फिर साइकोलॉजी बाल विकास में कितने हो रहे हैं, लैंग्वेज 1 अंग्रेजी में, लैंग्वेज 2 हिंदी में और मैथ्स में, तो फिर उनका जो टोटलिंग करके और टोटल नंबर है जो आप भेज सकते हैं। बाकी यहाँ तक अगर आपने क्लास देखी है, मतलब क्लास ही है एक तरीके से आंसर की देखी है, तो फिर निश्चित रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं, सही दिशा में आप काम कर रहे हैं और एक दिन जरूर बेहतर रिजल्ट भी आप प्राप्त करके रहेंगे। इसी उत्साह के साथ है जो तैयारी करनी है। तीसरे माइनर टेस्ट का सिलेबस बहुत जल्द जारी हो जाएगा, बीच में एक संडे
और उसके बाद वापस से टेस्ट होना है। इसमें अगर कहीं कोई कमी रही है तो सुझाव भी आमंत्रित है, और खुद की भी अगर कमी रही है तो उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।